आ जाओ, जाओ। आज तुम्हारा ही हम इसलिए टाइम लेट किए कि तुम आ जाओगी तो फिर नया चैप्टर है ना। हाँ, कल सर क्यों गुस्से में वो मैसेज किए थे, इन लोगों के ग्रुप में मैसेज डाले थे? हैं? क्या क्या रीजन था? हैं? हैं? चलिए, वर्क एनर्जी एंड पावर, आज का नया चैप्टर। और रौनक जी, कहाँ थे आप? अच्छा, चलिए, वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक। हाँ, वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स इन एनी डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट, यदि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ये मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस पे ब्लॉक को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं और एक अप्लाइड फोर्स एफ है। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो रहा है, तो फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एफ साइन थीटा। तो फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही इस ब्लॉक को मोशन प्रोवाइड कर रहा और ये ब्लॉक ए टू बी डिस्प्लेस हो गया। तो कहता कि अमाउंट ऑफ वर्क मैथमेटिकली जो लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट में along एस लिख दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट एस आ गया, इट इज एफ एस कॉस थीटा। देन अमाउंट ऑफ वर्क, कॉस का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या एफ डॉट एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी को यहां पर थोड़ा सा अरेंज्ड वे में लिखा है कि सिंस a body is being displaced in the direction of f cos theta, therefore work done by the force in displacing a body through a distance s is given by, यही लिखा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन एफ एस कॉस थीटा, देन अमाउंट ऑफ वर्क एफ डॉट एस। और इसी को यहां पर लिखा, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो सिंपली हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहता वर्क इज सेड टू बी डन वेन अवर फोर्स एक्ट्स, फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या बॉडी का मोशन होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा दैट इज एफ डॉट एस।
हो गया। नेक्स्ट पार्ट, वर्क डन का नेचर क्या है। तो सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, किस किस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव होगा। तो पहला कंडीशन ये देख लें, फॉर्मूला हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। तो सारे कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, पहला कंडीशन आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वही कहता कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो फोर्स अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक, अब पहला कंडीशन कहता है, जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा सा ये कहीं पर फॉल्ट आ गया है, कोई बात नहीं। कहता व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। एक एक पॉइंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बॉल फॉल कर रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी मतलब mg। अब यहां से ये फॉल करके सपोज ग्राउंड पे यहां तक आ गया, इसका मतलब हाइट h या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बॉक्स जो भी है वो h है। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू mg का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है, इसलिए हम लोग mg h और दोनों के बीच का एंगल सेम है, तो cos 0 देन अमाउंट ऑफ वर्क mgh, और ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे व्हेन ए गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन is allowed to expand, then amount of work by the gas is positive। अभी बता रहे हैं, ये सब जो रिजल्ट बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है। जैसे एक सिलेंड्रिकल वेसल में गैस को फिल कर दिया, इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यूज कर रहे हैं और गैस को हम हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसके पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को dx से रिप्रेजेंट किया। अब इस पर जो प्रेशर लगा एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया। तो अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द पिस्टन dx, तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, इसका मतलब इंटायर वॉल्यूम बन गया इस पार्ट का dv। तो अमाउंट ऑफ वर्क जब वॉल्यूम में चेंजेस होगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये pdv आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम v1, फाइनल वॉल्यूम v2, और dv का इंटीग्रेशन v, तो फाइनल माइनस इनिशियल।
एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यदि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा इनिशियल से तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। तो ऑब्वियसली कंप्रेस होगा तो नेगेटिव। हो गया। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। कहता व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस बोथ द स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन वर्क डन इज पॉजिटिव। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एज्यूम कर लो, तो पहले स्प्रिंग और ब्लॉक का ये पोजीशन है। जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन हुआ और ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का एक्स मान लिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, सेम डायरेक्शन, क्या पॉजिटिव आ गया। लेकिन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स होगा, नॉट बाय द रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग तो वापस लग जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसी तरह से हम लोग नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क देखते हैं। तो नेगेटिव वर्क डन आ जाए, थीटा का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में चला जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए 90 डिग्री से ज्यादा बना दिया। तो इसको हम लोग डिफाइन कर ले, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन अमाउंट ऑफ वर्क इज नेगेटिव। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल भी आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड, यदि बॉडी को लिफ्ट करके हम ऊपर ले जाएं, ठीक, बॉडी को लिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में। हाँ, पहले वाले केस का जस्ट अपोजिट। सेकेंड कंडीशन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, then the amount of work done by the friction is negative. जैसे मान लो इस रफ सरफेस पे ब्लॉक को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहां तक ब्लॉक का पोजीशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। ये डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स का और ये डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो एफ एस फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 180 डिग्री, क्या आ गया, माइनस एफ इंटू एस। हो गया। थर्ड पॉइंट देख ले, कहता व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। तो ब्रेकिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के, तो ब्रेकिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, माइनस साइन आ जाएगा।
तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, अब क्या बच गया? जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन। सिंपली देखो, मान लो एक सर्कुलर पाथ पे किसी बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किधर है? रेडियली, और डिस्प्लेसमेंट क्या? परपेंडिकुलर। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? हाँ, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री। अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो। ठीक, तो वही कहता है, इफ फोर्स गेट्स डिस्प्लेस along a direction perpendicular to the direction of applied force, then the work done is zero. ठीक, अब एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, अमाउंट ऑफ वर्क जीरो। ठीक, अब हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास 9th में, एक बड़ा एग्जाम्पल सब लोग कहते थे, बड़े पूरे बुजुर्ग लोग, कि भाई एक कुली सामान को ढो करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क जीरो हो गया। भाई कहते थे ना, आप 10th में 9th में है ना ये सारी चीजें, तो मैथमेटिकली प्रूफ है। क्या प्रूफ है? ये मान लो यहां पे ये पोजीशन है कुली का, और ये इसके ऊपर एक बॉक्स। इसका मतलब फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस बॉक्स पे, नॉर्मल और mg दोनों, और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो अमाउंट ऑफ वर्क बाय द नॉर्मल फोर्स ns cos 90 जीरो, अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू टू वेट और ग्रेविटी mg s cos 90, तो भी जीरो। इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क जीरो कहते थे। हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल कहते, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is always perpendicular to the displacement, then the tension के कारण जो भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो जीरो। कैसे भाई? अंशु बताएगा, कल ही सिंपल पेंडुलम खत्म किया, कल पढ़ाया, और रौनक ने तो सारा वीडियो देख लिया है। सिंपली ये सिंपल पेंडुलम टेंशन टी, डिस्प्लेस हुआ टेंशन टी, डिस्प्लेसमेंट एस, और टेंशन के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो हो गया। हो गया? इरेज करें। थर्ड कहता, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जीरो। अभी यही पढ़ा है, इतने एग्जाम्पल दे दिए, अब तो याद ही हो गया होगा। इजी चैप्टर है नहीं? आगे पता चलेगा कितना इजी है।
हो गया। चलिए अब आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। ये तो ऑलरेडी हम लोग जूल और अर्ग में रिलेशनशिप यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था। नई क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग कहते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दें तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज कूलम होता है। क्यों लिख दिया, या पूरा यूनिट ही लिख देते हैं। कूलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इंटू वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट जूल कहलाता है। इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसी तरह से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये 10⁻6 हो जाएगा। इसलिए फाइनली ये 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर सेकेंड पार्ट जो ऑलरेडी अभी पढ़ा कि अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग लिखते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस एफ एस कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू है, एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। जो हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे तो ये सब को यूज करना है। थर्ड पॉइंट कहता कि जब फोर्स वेरिएबल हो जाए, एक ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है और यहां पर ये वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो कैसे हम अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग इस ग्राफ में एक स्मॉल स्ट्रिप को यूज किया, जहां से ग्राफ मतलब फॉर्म कर रहा है, उस पूरे पार्ट को कंसीडर करते हुए, जैसे यहां से ग्राफ ऐसे गया, ये इनिशियली और ये फाइनली वैल्यू, इनिशियल और फाइनल, इसके बीच में ग्राफ का ये पोर्शन एज्यूम कर लिया जिसका थिकनेस या जिसका विड्थ dx है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, xi लिख दिया। यहां से यहां तक का पोजीशन हमारा फाइनल है, xf लिख दिया। अब ये फोर्स का y एक्सिस पर वैल्यू है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। तो कहता कि जब भी आप अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे तो फोर्स और ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एरिया बनेगा यही अमाउंट ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्ट्रिप को आप अलग से ड्रॉ करो और इसका एरिया बताओ कितना है। ये वैल्यू अल्टीट्यूड एफ देगा और ये वैल्यू dx देगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क मतलब एरिया जब निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया निकलेगा।
जो कि एफ डी एक्स के बराबर। हाँ, तो लिमिट, अब हमको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, ये तो छोटे पार्ट का निकाला, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो लोअर पोजीशन एक्स आई, अपर पोजीशन एस एक्स एफ, एक्स एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डीएक्स का इंटीग्रेशन जो भी आ जाए, एक्स आ गया तो फाइनल माइनस इनिशियली, तो टोटल वैल्यू जो एरिया का देगा वो अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर होगा। ठीक है, यही है एफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट निकाल दिया। तो जो भी शेडेड पोर्शन उसका अमाउंट ऑफ वर्क निकाल देंगे। ठीक, अब यहां पर मान लो कि आप कहोगे कि सर ये तो आपने अबव एक्स एक्सिस, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच ग्राफ ऐसा बन गया, तब क्या होगा? बिलो द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस, 3 सेगमेंट बन गए। इसको हमने A1 एज्यूम कर लिया, इसको A2, इसको A3, तीनों का जो एरिया निकलेगा वही अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो क्या करेंगे? पहला एरिया A1 पॉजिटिव, अब ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। दूसरा रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वो बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस साइन, और फिर अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव। इस तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे। हो गया? अब नेक्स्ट कहता है वर्क डन, इस फॉर्म में लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क एफ डी एक्स, एफ डी एक्स इस फॉर्म में। देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, ये आ गया। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। यहां dx और dt को एक साथ रखते हैं और dv को अलग कर दिया। dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो mv dv आ गया। इसलिए जब भी वेलोसिटी के टर्म में हो तो हम लोग ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। हो गया? अब 5th पॉइंट में कहता वर्क डन इस फॉर्म में लिखा है, फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, अमाउंट ऑफ वर्क। तो सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो तीनों डायमेंशन में होगा। मान लो कि ये ब्लॉक, इस पर फोर्स अप्लाइड तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स वाई जेड। डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह से। तो फोर्स के कंपोनेंट को हम लोगों ने लिखा आई कैप
एफ एक्स जे कैप एफ वाई के कैप एफ जेड। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट dx या dr सिंबल यूज कर लें और उसका डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में, तो आई कैप dx जे कैप dy के कैप dz होगा। ठीक, अब लेफ्ट साइड में यहां पर लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के सारे वैल्यू आई कैप एफ एक्स जे कैप एफ वाई के कैप एफ जेड डॉट, ये आ जाएगा आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई के कैप डी जेड। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो आई डॉट आई वन, तो क्या बन गया एफ एक्स डी एक्स, जे डॉट जे वन हो गया तो एफ वाई डी जेड वाई, के डॉट के वन तो एफ जेड डी जेड, और नेट अमाउंट ऑफ वर्क इसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से इस पार्ट को भी इंटीग्रेट करेंगे तो एफ वाई डी वाई, इस पार्ट को भी इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ जेड डी जेड। हो गया। अब आधे जैसे एक क्वेश्चन दे रहा, कहता फोर्स एफ एक्ट कर रहा ऑन ए पार्टिकल एंड द बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू पोजीशन वेक्टर दे रखा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। तो अमाउंट ऑफ वर्क सिंपली सीख रखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट आर, और फोर्स कितना लग रहा भाई 6 आई कैप प्लस 9 के कैप, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्या भाई 6 आई कैप प्लस 9 के कैप, माइनस साइन होना चाहिए वहां, अच्छा जो भी है। आई डॉट आई वन कितने आ गए भाई 36, के डॉट के वन कितने आ गए 81, जोड़ दो सिंपल, इतना जूल हो जाएगा। कितना आ गया ये 117 जूल, यही ना, सिंपल है। ओ गलती लिखा है 69 जूल गलत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट R1 2 i cap plus 3 j cap to another point R2 3 i cap plus 2 j cap during which a certain force apply हो रहा है, amount of work done by the particle find करना है। तो amount of work force into displacement, अब डिस्प्लेसमेंट यहां पर इनिशियल टू फाइनल है, इसलिए हम लोग dr को लिख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल। अब f का वैल्यू देखो कितना है 5 i कैप 5 j कैप डॉट R2 का वैल्यू कितना 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस R1 का वैल्यू 2 i कैप माइनस 3 j कैप, क्या आ गया ये 5 i कैप प्लस 5 j कैप डॉट 3 में से 2 चले गए 1 2 माइनस 3 माइनस j
आई डॉट आई वन 5, जे डॉट जे वन 5, फाइनल क्या आ जाएगा 0। हो गया? तो आंसर भी हमारा 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फोर्स F is equal to A plus BX acts on a particle in the X direction where A and B are constant. Find the work done by by this force during a displacement X is equal to 0 to X is equal to D। 0 से D। तो अमाउंट ऑफ वर्क अभी पड़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को हमको इंटीग्रेट कर देना। फोर्स का वैल्यू कितना A प्लस बी एक्स, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना D। अब A डी एक्स, ए को बाहर कर दो, 0 टू D डी एक्स। इस वाले पार्ट में B को बाहर करो, x डी एक्स, 0 टू D dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 टू D। B x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 टू D। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, B बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, AD प्लस BD स्क्वायर बाई 2, फाइनली आ गया। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर यही है। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी वैरिंग विद डिस्टेंस ट्रैवल्ड अकॉर्डिंग द इक्वेशन v is equal to alpha root x where a is constant. Find the total work done by all the forces during a displacement 0 to D। तो v velocity as a function of position। तो अभी जो हम लोगों ने 5 इक्वेशन या 5 रिजल्ट देखा, ये रिजल्ट था जिसमें वेलोसिटी करलेशन है, लास्ट वाला। तो v हमको दे रखा है लेकिन dv नहीं दे रखा है, तो dv निकाल लो। राइट साइड वेरिएबल क्या है x, अल्फा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो dv क्या बन गया अल्फा बाई 2 1/√x dx बन गया। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा अल्फा रूट एक्स, dv का वैल्यू डाल दो अल्फा बाई 2 रूट एक्स dx हो गया। रूट एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा ये m अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। अब लिमिट हमारा क्या है, कहां से कहां तक है x, 0 टू d। तो 0 टू d हमारा लिमिट हो गया 0 टू d। अब m अल्फा स्क्वायर बाई 2 हमारे लिए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 टू d हो गया। ये m अल्फा स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली ये हो गया m अल्फा स्क्वायर d बाई 2।
क्लियर? आ गया समझ में? तो फाइनली हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट किया। आंसर भी यही है हमारा, m अल्फा स्क्वायर d/2। क्लियर? तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग काइनेटिक एनर्जी, अरे कितना टाइम हो रहा है? उफ।